हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। मैं सचिन यादव आज के हमारे खास चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। देश के अंदर जिस तरह का चुनावी माहौल बन रहा है, तो देश में दो मुख्य चेहरे, एक प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे हैं राहुल गांधी जी। जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है हमारी पार्टी 400 पार करने जा रही है, वहीं राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी सिर्फ 150 पर सिमटने वाली है। तो हमारे पास कुछ आंकड़े सामने आए हैं जिनकी चर्चा आज हम इस प्रोग्राम में आपके साथ करने वाले हैं। तो आप हमेशा की तरह मैं सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सभी का इंट्रोडक्शन मैं आपसे एक बार करवा देता हूँ। तो सर पुरुषोत्तम जी को तो आप जानते होंगे, जो लगातार हमारे साथ चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन एक और मेहमान जो आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है आशीष जी। तो सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करना चाहूँ तो हमेशा की तरह मैं सर पुरुषोत्तम जी से शुरुआत करता हूँ। तो सर, जैसा अपने सामने आंकड़े जो निकल के आए हैं उनकी आप शुरुआत करें, और कौन सी स्टेट से कितनी जो सीटें हैं वो इस बार बीजेपी को मिल सकती हैं, या फिर यूँ कहें कि कितनी सीटों के अंदर उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो एक बार आप दर्शकों के साथ साझा करें। जैसा आपने दर्शकों को बताया जी, आज वो आंकड़े दर्शकों के सामने लाए हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि बीजेपी सिर्फ 200 सीटों पर सिमटने जा रही है देश में, जो कि एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं जी। हम इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है जी कि कैसे कैसे बीजेपी को कहाँ नुकसान हो रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आंकड़े सही हैं या गलत, लेकिन ये आंकड़े तेजी से वायरल हो रहे हैं, तो इसलिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जी। और चर्चा करने का विषय भी बन जाता है, क्योंकि लगातार जो है ये मुद्दा वायरल भी हो रहा है। न्यूज अगर बात की जाए देश की मीडिया में, तो वहाँ पे भी जो है हमने रिसर्च की थी, उनमें भी जो है अपने को देखने को मिला था। तो हमें लगा कि दर्शकों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो सर ने जैसा आपको बताया कि अगर आपको लगे तो नीचे है कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो सर जो है आंकड़े आप एक बार जो है पेश करना शुरू करें। देखो, आपने यह सही कहा, जैसे कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 150 पार जी 150 पार होगी अब की बार बीजेपी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 400 पार जी। तो अब ये आंकड़े कह रहे हैं कि सिर्फ 200 पे बीजेपी सिमटेगी, तो अब ये आंकड़ा इनके बीच का आंकड़ा हो गया है। अब इसको सच भी लग रहा है अगर राहुल गांधी जी को माने तो, और प्रधानमंत्री जी को माने तो ये झूठ भी लग रहा है। कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 पार ही कर पाएगी बस। तो वो कैसे पार कर पाएगी, तो आंकड़ा कुछ ऐसा ही होगा अगर पार कर 200 पे बीजेपी रुक जाती है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसाम की। आसाम में 14 लोकसभा सीटें हैं। 2019 की यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी। वहीं इस बार की बात करी जा रही है तो बीजेपी यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, और बीजेपी यहाँ पर इस बार 7 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है जी। वहीं दूसरे स्टेट अगर बिहार की बात करूँ, जहाँ की राजनीति हमेशा गर्म रहती है, और गर्म रहती है क्या, पार्टी इधर से उधर बदलने के लिए। तो यहाँ पे बात करी जाए तो 40 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ पर 2019 में बीजेपी की पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन ने बीजेपी ने यहाँ पर 17 सीटें जीती थी जी। इस बार बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़े मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े सिर्फ बीजेपी की सीटों के बारे में है, ये एनडीए गठबंधन के बारे में नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी ने तो पिछले बार 39 सीटें बिहार में जीती थी जी, लेकिन मैं बता दूं कि बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, 16 सीटें जेडीयू को मिली थी, और कुछ अन्य दलों के साथ जो एनडीए के साथ थे उनको मिली थी जी। तो अगर बीजेपी की सीटों की बात की जाए तो उनके पास 17 ही सीटें थी, और इस बार उनको 7 सीटों का नुकसान बिहार में होता हुआ दिख रहा है, और वो सिर्फ 10 सीटों पर सिमटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सर, जैसे मैं यहाँ पे आपसे अगर एक सवाल करना चाहूँ छोटा सा, कि जिस प्रकार नीतीश जी की जैसे राजनीति यहाँ पे देखने को मिल रही है, अब उन्होंने जैसे अभी हाथ जो दामन थामा है बीजेपी का, तो इससे जो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान जो है एक प्रकार से वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो गठबंधन होने के बाद जो है हमें लगता तो ये था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार की सर्वे निकल रही है, हमने इसी वीडियो में नहीं बाकी बहुत सारी वीडियो में भी चर्चा की है इस चीज़ की। तो देखो, वहाँ के एक राजनीतिक हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है भारत की राजनीति में, उन्होंने जिनका भी हाथ पकड़ा है उनको वो शीर्ष तक बैठा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ, लोग समझ भी गए होंगे, प्रशांत किशोर जी की जी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी अब जिसके भी साथ जाएंगे उसका नुकसान करेंगे, यानी कि ऐसी कुछ उनकी राजनीति हो चुकी है।
तो उन्होंने एक शब्द में ही समझा दिया है कि जिधर भी नीतीश बाबू रहेंगे उस पार्टी का नुकसान होना पक्का है। अगर किसी पार्टी में दम है तो वो नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव लड़के दिखाए और फिर सीटें निकाल कर दिखाए। तो उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज भी कर दिया है और राय भी दे दी है लोगों को। नहीं, वो राय नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंकड़े भी उसी प्रकार के जारी हो रहे। ठीक है सर, आगे जो है अगले स्टेट की तरफ आप जो है बताओ आगे। देखो अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर 11 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ पर बीजेपी 2019 में 9 सीटें जीती थी और इस बार 7 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटों का नुकसान यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगले स्टेट की बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की, जो धारा 370 हटने के बाद काफ़ी सुर्खियों में है, वहाँ पर अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी 2019 में यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार वहाँ पर 1 सीट उनकी कम होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अगले स्टेट की बात की जाए झारखंड, अभी चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ के सीएम जेल में हैं और यहाँ पर अगर सीटों की बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने यहाँ पर 11 सीटें जीती थी और इस बार कहीं ना कहीं उनके जेल में जाने का असर दिख रहा है और 5 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अगले स्टेट अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ की राजनीति चरम पर है। वहाँ पर आप देखिए कि कितने धड़ों में पार्टियां बट गई हैं। एक पार्टी के 2 धड़े हो चुके हैं, चाहे आप शिवसेना की बात करें या फिर एनसीपी की बात करें। अजित पवार जी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, शरद पवार जी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। शिवसेना की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना अलग है और शिंदे जी की शिवसेना अलग है। बीजेपी वहाँ पर अलग अपना वोट बैंक रखती है और कांग्रेस अपना वोट बैंक अलग रखती है, यानी कि सीधा 6 पार्टियां चुनाव में इस बार उतरी हुई हैं और वो 2 गठबंधन में शामिल हैं। एक तरफ है एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। अगर यहाँ पर सीटों की बात करी जाए तो यहाँ पर 48 सीटें हैं और बीजेपी ने यहाँ पर 2019 में 23 सीटें जीती थी। इस बार सीधा आधी सीटों का नुकसान हो रहा है और बीजेपी 12 सीटों पर सिमटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा अपसेट होगा बीजेपी के लिए अगर महाराष्ट्र में ऐसा होता है तो। जी, तो सर जैसा आपने बताया महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जैसे हमने पीछे भी एक वीडियो में चर्चा की थी कि पार्टियां जो है कई हिस्सों में बट चुकी हैं, लेकिन सर मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहूँगा, जैसे कि अगर बात की जाए यूपी के बाद दूसरे नंबर की जो लोकसभा सीट आती है वो महाराष्ट्र में आती है और इस स्टेट में जो है अगर किसी भी पार्टी को देश के अंदर अपनी सत्ता बनानी है तो उसको इस स्टेट में भी कहीं ना कहीं जो है सीटों जो है उनका बढ़ावा जो है देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है आप जिस प्रकार के आंकड़े बता रहे हो तो इनमें तो जो है उनकी गिरावट देखी जा रही है, तो ये किस प्रकार की जो है राजनीति इस बार जो है देखने को मिल रही है? देखो इस बार 50% का या 55% का नुकसान होता हुआ उनको साफ साफ दिख रहा है। जो ये नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है, जैसा आपने बताया कि ये दूसरा स्टेट है यहाँ देश का जहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा सीटें आती हैं। तो अगर इतना नुकसान अगर बीजेपी को होता है तो सही सच बात है कि फिर बीजेपी 200 पर ही सिमटने जा रही है। जी, इसके बाद सर जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी जो है चर्चा कर ली जाए तो देखो नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में अगर सीटों की बात की जाए लोकसभा की तो वो 21 हैं। 21 में से बीजेपी ने पिछली बार 8 जीती थी और इस बार भी 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी 5 सीटों पर सिमटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगला स्टेट है पंजाब। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने यहाँ पर 2 सीटें जीती थी 2019 में और इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है और कारण आप भी जानते हैं कारण क्या है। जी, कारण है किसान आंदोलन, जो 2 बार इस ट्रम में 2019 से लेकर 2024 का जो प्रधानमंत्री का सेकंड ट्रम था उस बार 2 बार किसान आंदोलन गर्म हुआ, जो मुख्य रूप से पंजाब से ही गर्म हुआ, यानी कि किसानों की नाराजगी साफ साफ। सर जैसा अभी आपने किसान आंदोलन का एक मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार अगर पहले किसान आंदोलन की बात करें जिसमें 3 MSP जो कानून लाए गए थे मोदी जी द्वारा, तो उनको कहीं ना कहीं वापस लेके जो है इसके अंदर सुधार भी कर लिया गया उनकी सरकार के द्वारा, तो उसका तो जो इम्पैक्ट है वो लगता है कि कहीं ना कहीं जो खत्म हो चुका था। लेकिन अभी जो हाल ही के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था मैं भी उस वजह से जो है पंजाब के अंदर सीटें जा रही है क्या बीजेपी की, इसके ऊपर जो आपकी क्या राय है? देखो किसानों की ये राय थी कि वो 3 कानून वापस हो, साथ ही उनको MSP की गारंटी दी जाए। सरकार ने उनको कहा था कि इस पर हम विचार करेंगे,
लेकिन 3 साल के विचार के बाद भी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया, जिसके बाद से ये आंदोलन किया गया किसानों पर। ये किसानों का कहना था और इसी की नाराजगी अब किसानों में दिखाई दे रही है। मेन बात है एमएसपी की, और एमएसपी की गारंटी देकर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इसको भुना रहा है। इस बार चुनाव में उन्होंने वादा कर दिया है कि हमारी सरकार आती है तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो वोट बैंक बीजेपी का खिसकता हुआ अब इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, जैसे पंजाब की राजनीति की आपने बात की, तो यहाँ पे जो आपने एक और पार्टी का नाम बताया था कि जिस प्रकार जो है यहाँ पे 4 पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं। जैसे आपने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस तो है ही है, उसके साथ आम आदमी पार्टी भी जो है इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। इसके बाद एक अकाली दल जो चर्चा की थी, तो हो सकता है कि इनकी जो 3 सीटें, जैसे अगर 2 पार्टी अगर और हिस्सेदार होती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के सीट जाने का असर जो है ये भी हो सकता है। देखो, कहीं ना कहीं अकाली दल की आप बात की जाए तो अकाली दल बीजेपी की ही सह पार्टी है। पिछली बार वो एनडीए में थी, लेकिन इस बार वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पर सर्वे की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अकाली दल का खाता भी इस बार नहीं खुलेगा। सीटें का जो बंटवारा होगा वो आप और कांग्रेस में होने वाला है, क्योंकि पिछले बार आपकी जो सरकार बनी है वो कांग्रेस की सरकार को हटाकर ही बनी है जी। तो कांग्रेस का वर्चस्व वहाँ पर है। वहाँ पर 2 ही पार्टी का वर्चस्व साफ साफ दिखाई देता है, वो है कांग्रेस और दूसरी है आम आदमी पार्टी। बीजेपी वहाँ पहले भी कहीं पर नहीं थी और इस बार भी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। अब तो किसान आंदोलन होने के बाद जो बची कुछ सीटें भी बीजेपी को मिलती थी, उनका भी नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप मोदी वेव, जो प्रधानमंत्री की मोदी लहर की बात की जाती है, उस वेव में भी अगर 2019 में 2 सीटें अगर आ रही थी तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब में बीजेपी को कितना ही वोट बैंक है। बताया तो मुझे लग रहा है कि किसानों से दुश्मनी बीजेपी को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आपके शब्दों में ये कहें तो ये कुछ ऐसा ही होता हुआ, अगर इन रिपोर्ट्स को माने तो ऐसा ही दिख रहा है जी। और उनकी सीट्स भी यहाँ पर जा रही है। अभी हम अगर एक स्टेट की और बात करेंगे, हरियाणा की जी, तो उसमें भी थोड़ा उसका आइडिया पता चलेगा कि वहाँ, क्योंकि दोनों स्टेट आपस में टच होते हुए हैं, यहाँ पर किसानों की बहुतायत है, तो अब हरियाणा में पता चलेगा वहाँ पर बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है। वैसे मैं अगले स्टेट पे बढ़ता हूँ, तो अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी ने पिछले बार 4 सीटें जीती थी जी। और इस बार बीजेपी को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी यहाँ पर 3 सीट जीत रही है। जैसा आपको पता होगा कि हाल ही में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक स्टेट तेलंगाना भी था। तो वहाँ पर कांग्रेस की एक स्टेट में सरकार बनी थी और ये 3 स्टेट में बीजेपी की। तो कांग्रेस का वर्चस्व या इंडिया गठबंधन का वर्चस्व वहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और रेवंत रेड्डी जैसे वहाँ के जो सीएम हैं, उनके बयान तो आप सुनते ही हैं, वो आप भी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके कुछ बयान इतने तेजी से वायरल हैं। तेलंगाना के एक चर्चित सीएम है, उसका साफ साफ प्रभाव यहाँ की सीटों में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सर, जैसे बताया आपने रेवंत रेड्डी जी का बताया, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इनमें जो है पिछली बार के मुकाबले जो है, लेकिन अगर बात की जाए कि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की तो गणना हमेशा से चुनाव के अंदर फर्स्ट के अंदर यही रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि अगर उत्तरी राज्यों में से उनकी सरकार कहीं ना कहीं जाने का उनको खतरा भी साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि हम इस चीज़ को जो है इससे देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो है साउथ के अंदर इतनी ज़्यादा रैलियां की है और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की भी यही सोच रही कि अगर यहाँ से हमें उत्तर से अगर पार्टियों का नुकसान होता है तो हम साउथ में जो है उनकी पूर्ति करने की कोशिश हमारी पार्टी द्वारा की जाएगी। लेकिन इसमें जो है अभी तक ऐसा कोई आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी जो है उनकी जो लगातार कोशिशें की जा रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही है? देखो, मुझे ऐसा लगता है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कभी नहीं लगता था कि हमारी सरकार जा रही है जी। अब शायद उनको लगने लगा हो, लेकिन पहले ये उनको कभी भी नहीं लगता था। वो साउथ में मेहनत इसलिए कर रहे थे कि हम 400 पार होंगे। अगर 400 पार का आंकड़ा उनको पार करना था तो साउथ से उनको अच्छी परफॉर्मेंस करनी थी। नॉर्थ में तो हमेशा बीजेपी अच्छी परफॉर्म करती ही आई है जी। अच्छी परफॉर्म क्या बोलेंगे उसको, तो ये बोलेंगे 100/100 मार्क्स लेके आती है बीजेपी नॉर्थ में। तो वहाँ पे अब उसको अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी। जो 100 सीटें बीजेपी बढ़ाना चाह रही थी वो साउथ से बढ़ाना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, वहाँ पर चुनाव इस तरीके से गरमाया गया कांग्रेस की तरफ से जो किसी ने भी नहीं सोचा था, जो मुकाबला कहीं टक्कर का भी नहीं था। और अब चुनाव बीच में आते आते अब 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बड़ी टक्कर का चुनाव साफ साफ दिख रहा है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पहले चरण का चुनाव था या दूसरे चरण का चुनाव था वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन वहाँ पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस तीसरे चरण का चुनाव जो अभी संपन्न हुआ है हाल ही में, वहाँ पर एनडीए लीड कर रहा है। जी, नेक्स्ट स्टेट जो है आप बताएं सर। अब अगला स्टेट जिसकी चर्चा देश में बहुत होती है और ये है उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश की बात करते ही हर शख्स के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में क्या खेला होने वाला है इस बार। सर जैसा आपने मुस्कान की बात की तो आपके चेहरे पे और इधर आशीष जी के चेहरे पे मैं साफ देख सकता हूँ। साथ अगर मेरी देखी जाए तो मेरे चेहरे पर भी खुशी आ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही जो इस प्रकार की है। क्योंकि देश के अंदर किसी भी पार्टी को अपना वर्चस्व अगर स्थापित करना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी अगर कहें वहां तक उनको पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पे उनको कब्जा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए जो है हर शख्स यहाँ की सीटों के ऊपर जो है अपनी निगाहें कड़ी रखता है। अगर मैं इसको एक लाइन में कहना चाहूँ तो अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो उत्तर प्रदेश की गलियों से निकलकर बनता है। सही कहा जी आपने। हाँ, उसकी मेन जड़ वही है उत्तर प्रदेश। हाँ, तो जैसे अगर आप मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं जी, और बीजेपी को पिछले बार 62 लोकसभा सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को 50 सीटें यहाँ पर मिल सकती है इस सर्वे के आधार पर, यानी कि सीधा सीधा बीजेपी को यहाँ पर भी 12 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जो कि बीजेपी के लिए ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। सर मैं एक बात रखना चाहूंगा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि यहाँ पर 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप होती हुई दिख रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो फिल्म और हिट होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री जी का जो बयान था कि 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप होगी, लेकिन यहाँ पर फ्लॉप तो नहीं होती हुई दिख रही है। मूवी कहीं ना कहीं हिट तो हो ही रही है। बिल्कुल। अगर कहीं पर उनके पास सिर्फ पिछले बार 18 सीटें निकली थी विपक्ष के पास, अगर वो आंकड़ा 30 तक पहुंच जाता है तो भी उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी विपक्ष के लिए। बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, तो सर बंगाल के बारे में कुछ बताइए आप। देखो, ये इस लिस्ट का जो मेरे पास लिस्ट है वो आगे की लिस्ट आपके द्वारा बताई जाएगी, अलग अलग लिस्ट है। मेरे पास ये मेरी लिस्ट का लास्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की भी बात की जाए तो ये भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है भारत की राजनीति में, क्योंकि यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं दीदी, उनकी वजह से मोदी जी, भैया जी बड़े फेमस हैं। इनके जो बयान हैं चुनाव में काफ़ी वायरल होते हैं। मोदी जी कहते हैं दीदी ओ दीदी, और ममता जी कहती हैं भैया ओ भैया। अब अगर बात की जाए वहाँ की राजनीति की, अगर सीरियस पॉइंट पर अपन बात करें तो वहाँ पर अगर सीधी टक्कर अपन बात करें तो बीजेपी और टीएमसी की है। कांग्रेस वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती। पिछली बार भी कांग्रेस ने वहाँ पर 2 सीटें निकाली थी, इस बार भी हो सकता है कि इतनी सीटें निकालने में कामयाब हो, लेकिन ऐसा कोई बड़ा वजूद कांग्रेस का नहीं दिखाई दे रहा है। टक्कर में 2 पार्टियां हैं, एक टीएमसी है और दूसरी है बीजेपी। टीएमसी इंडिया गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है। मैं आपको सबको साफ बता दूं कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है। हो सकता है कि उनके चुनाव के बाद वो किस तरफ जाएंगे ये उनका फैसला होगा, लेकिन इस टाइम वो चुनाव अलग से लड़ रहे हैं। देखो, अगर वहाँ पे सीटों की बात की जाए तो वहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर 18 सीटें जीती थी। जी सर। लेकिन इस सर्वे के आधार पर माने तो सिर्फ बीजेपी 8 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि दीदी का जादू बहुत सर चढ़कर बोल रहा है। तो सर वैसे बात की जाए अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति तो जो है अपने आप में जो है एक अलग प्रकार की राजनीति को देखा जाता है। सर मैं यहाँ पे एक बात और रखना चाहूँगा, जब कांग्रेस की जैसे गठबंधन किया, जैसे आपने बात की, अभी दर्शकों के साथ ये बात साझा भी की कि टीएमसी पार्टी जो है अपने आप में चुनाव लड़ रही है, वो इंडिया गठबंधन के साथ जो है चुनाव नहीं लड़ रही है इस बार। तो सर इसकी अगर बात की जाए, जैसे इसमें लगातार इसके ऊपर चर्चाएं सामने निकल के आ रही थी कि जब चुनाव स्टार्ट हुआ था तो राहुल गांधी जी ने पेशकश की थी टीएमसी के सामने कि कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से आए और चुनाव में उनका साथ दें। तो जो है किस प्रकार की राजनीति देखी जा रही है कि वो उनके साथ जो है नहीं आना चाहती, या आपसी जो है मतभेद इनके अंदर किस प्रकार का देखा जा रहा है? इसकी तरफ से कांग्रेस का बयान आया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर ममता दीदी हमारे साथ गठबंधन में नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। जी जी। हमने उनको साथ लाने की कोशिश करी, लेकिन हमारी रणनीति के तहत वो अब अलग से चुनाव लड़ रही हैं। जैसे पंजाब में चुनाव अलग अलग लड़ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये भी हमारी रणनीति है और इस रणनीति के तहत हम कांग्रेस और टीएमसी पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन सर जैसे यहाँ पे आपने रणनीति की जो है आपने एक बात की,
तो इसमें जो है एक अलग प्रकार की, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक राजनीतिक पहलू जो कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है गेम खेला गया है? क्योंकि बात की जाए सर, जैसे अलग अलग दो पार्टियां अगर खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा साफ तौर के ऊपर, ये देखने को भी मिलेगा चुनाव में। क्योंकि अगर कैंडिडेट्स एक जगह से 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो चुनाव तो आपस में डिवाइड होंगे। तो उनमें जो है ये दो पार्टियां जो अलग अलग खड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस की तरफ से बयान आ चुका है कि कहीं ना कहीं जब ये चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद जो है ये उनकी रणनीति रही है। तो आपको भी पता है कि साफ तौर पर किस तरफ वो उनके द्वारा इशारा किया जा रहा है। देखो सीधा सीधा है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के वोट ज़्यादा से ज़्यादा काटें, और जिस बीजेपी का जो वोट बैंक कटेगा वो कांग्रेस के खाते में जाएगा जी, और उससे फायदा होगा टीएमसी को। तो टीएमसी को जो फायदा होगा वो सीधा सीधा है कि उनको फायदा होगा जी। यहाँ पर 2 लोग लड़ेंगे और तीसरा मजे लेगा। देखो सचिन जी, जैसे मैंने लिस्ट ए आपको बता दी, हमारे दर्शकों से बिल्कुल शेयर कर दी, तो अब मैं आपको मौका दूंगा कि जो लिस्ट बी है वो आप शेयर करें। मैंने जो 11 स्टेट बताए, अब सचिन जी आपको आगे वाले 10 स्टेट बताएंगे और उनमें क्या हाल चल रहा है वो बताएंगे। तो सर जैसे लिस्ट बी की आपने बात की, तो अगर इसमें स्टेट की बात की जाए तो सबसे पहले जो स्टेट देखने को मिल रहा है वो अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल रहा है। इसमें सीटों की बात की जाए सर, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें जो है वो आती हैं। इसके बाद 2019 के इनका आंकड़ों की बात की जाए तो इनमें 2 सीटें जो है वो देखने को मिली थी। अगर बात की जाए 2024 की, तो इसमें भी जो है अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी को 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को कोई नुकसान इस बार नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद सर नेक्स्ट प्रदेश की बात करी जाए सर, दिल्ली की, तो इसमें अगर आम आदमी पार्टी, जिसको देश के अंदर कहीं ना कहीं उनका जन्म जो माना जाता है इसी प्रदेश से माना जाता है, और धीरे धीरे वो देश में लगातार जो अपने पैर फंसा रहे हैं, उसके अंदर भी जो है दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं प्रेम है। क्योंकि अगर उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को मौका ना दिया होता तो शायद वो देश के अंदर इतनी पार्टी बनकर जो है सामने उभर नहीं पाती। सीट जो है वो इस बार जो दिखाई दे रही है, तो दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें जो आती हैं, और 2019 को जो बीजेपी को है 7 की 7 सीटें जो है वो ये दिल्ली की जनता द्वारा दी गई थी। लेकिन इस बार जो सीटों की बात की जाए 2024 के अंदर, तो यहाँ पे 3 सीटें जो है वही मिल पा रही है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो 4 सीटों का नुकसान जो है दिल्ली से इस बार बीजेपी का देखा जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि 2019 में ही नहीं, बीजेपी को यहाँ पर 2014 में भी 7 की 7 सीटें दिल्ली ने दी थी जी, और इस बार सीधा सीधा 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ साफ ये है कि केजरीवाल जी का जेल में जाना यहाँ पर बीजेपी के लिए मुसीबत साबित होता हुआ दिख रहा है जी। तो जैसा सर इसके बाद नेक्स्ट स्टेट की बात कर ली जाए सर, तो मैं एक ऐसे स्टेट की बात कर रहा हूँ जिससे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, इतने बड़े बड़े चेहरे जो है आज देश के इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ गुजरात की, और गुजरात की अगर बात कर ली जाए सीटों की, तो 26 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में 26 सीटें जो है वो बीजेपी द्वारा प्राप्त की गई थी। लेकिन इस बार जो है, जैसा आपने वीडियो में दर्शकों के साथ लगातार साझा किया है, कि गुजरात की जनता जो है इस बार बीजेपी के प्रति थोड़ी निराशा जो है वो दिखा रही है, और इस बार जो है कहीं ना कहीं 3 सीटों का नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इसके बाद सर ये भी देखो, ये इसमें एक बात मैं और जोड़ता हुआ बोलूं कि ये भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी को 2014 में भी 26 की 26 सीटें मिली थी, 2019 में भी 26 की 26 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है इस सर्वे में। और हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में भी ये छपा है कि बीजेपी को 3 सीटें वहाँ पर नुकसान होती हुई दिख रही है। अगर दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने छापा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आग तो जल रही है, और आग जल रही है तभी तो धुआं उठा है। तो सर इसके बाद जैसे गुजरात की हमने चर्चा कर ली, इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेट की तरफ मैं चलना चाहूँ तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, तो इसमें लोकसभा की 4 सीटें जो है वो देखने को मिलती हैं। 2019 में भी जो है 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा लोकसभा में बीजेपी को दी गई थी। लेकिन इस बार अगर 2024 की बात कर ली जाए तो इसमें जो है 2 सीटों का बीजेपी को यहाँ भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद सर कर्नाटका की बात कर ली जाए, तो कर्नाटका की अगर बात की जाए सीटों की, तो इसमें जो है टोटल लोकसभा की 28 सीटें हैं। 25 सीटें जो हैं वो 2019 में बीजेपी द्वारा प्राप्त की गई थी। लेकिन इस बार अगर संभावित सीटों की बात की जाए तो वो यहाँ पे 10 देखी जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो है बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान जो है वो एक प्रकार से देखा जा सकता है इस सर्वे के आधार पर, क्योंकि जो 15 सीटें हैं वो अकेले जो है कर्नाटका से बीजेपी को कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है।
इसके बाद सर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसमें 2019 के अगर आंकड़े सामने रखें तो 2019 के अंदर बीजेपी को 28 सीटें 29 में से प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पे 24 सीटों का जो एक्सेप्टेड आंकड़ा है वो सामने निकल के आ रहा है, यानी कि 5 सीटों का नुकसान यहाँ पे भी जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके देखो, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि हाल ही में देखो भारी बहुमत के साथ बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी है विधानसभा में, और बीजेपी के लिए अगर यहाँ पर भी 5 सीटों का नुकसान होता है तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी के अगेंस्ट देश में एक हवा चल रही है, उसी हवा में 3 सीटों का नुकसान होता हुआ ये दिख रहा है जी। इसके बाद सर एक स्टेट है जिसकी चर्चा हमने बहुत सारी वीडियो जो है उनके माध्यम से कर ली है, और अपने चुनावी प्रोग्राम जो चर्चा करते हैं चुनावी प्रोग्राम पर, इसमें भी जो है काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं लगभग जो है हमने आज दर्शकों के साथ साझा किए थे उसी प्रकार के जो है कुछ देखे जा सकते हैं। अगर बात की जाए सर राजस्थान की तो इसमें 25 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के अंदर जो है यहाँ की जनता ने 24 सीटें जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं देने का काम यहाँ की जनता के द्वारा किया गया, और 2014 में भी जो है बीजेपी को ही ये सीटें जो है देने का काम किया गया था। लेकिन इस बार जो है वो मैं की बोलूँ 2014 में 25 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस बार भी 25 सीटें बीजेपी को थी, एक एनडीए गठबंधन को मिली थी और 24 बीजेपी के पास गई थी जी राजस्थान जी। लेकिन सर 2024 में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ देखा जा सकता है। इस बार जो है ये सर्वे जो सामने निकल के आया है इसमें अगर बात की जाए सीटों की तो यहाँ पे जो है बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी जी। बीजेपी को यहाँ पर जो आंकड़ा है, अगर फलोदी को आधार माने, फलोदी सट्टा बाजार को, तो वो सिर्फ 18 सीटें दिखा रहे हैं। वहीं हमने भी एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें अगर आधार माने तो बीजेपी 13 से लेके 16 के बीच में सिमटने जा रही है इस बार राजस्थान में, तो इसमें भी नुकसान होता हुआ कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में भी दिख रहा है। जैसा राजस्थान की हमने चर्चा कर ली, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट अगर त्रिपुरा की तरफ मैं चलना चाहूँ तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर 2019 के रिजल्ट की बात की जाए तो उसमें जो है लोग बीजेपी की लोकसभा के अंदर 2 ही सीटें जो है यहाँ की जनता द्वारा दी गई थी। लेकिन इस बार जो है यहाँ पे भी जो है 1 सीट का नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेट उत्तराखंड आता है, इसके अंदर 5 लोकसभा सीटें हैं। 2019 की बात की जाए तो इसमें जो है 5 की 5 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो है 2 सीटों का नुकसान भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो है इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेट और है हरियाणा की। अगर बात की जाए, जैसे आपने अभी हाल ही के अंदर जब किसान आंदोलन के आपकी और हमारी चर्चा हुई थी आपस में, तो आपने बताया था ये चीज़ कि किस प्रकार से जो है किसान आंदोलन का प्रभाव जो है वो हरियाणा में देखने को मिला और पंजाब में देखने को मिला। लेकिन सर यहाँ पे जैसा आपने बताया सेम कंडीशन जैसे उस सर्वे के आधार पर भी मैं बता पाऊँ तो 10 सीटें जो है लोकसभा की हरियाणा से आती हैं। अगर रिजल्ट की बात की जाए 2019 में तो 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पे दी गई थी। लेकिन इस बार अगर सीटों की बात की जाए तो 3 सीटें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसा आपने बात की थी, अभी हमने चर्चा भी की थी इस विषय के ऊपर कि किस प्रकार किसान आंदोलन का उग्र रूप जो है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों का देखने को मिला था। किस प्रकार जो है यहाँ पे खिलाड़ियों की अगर बात कर ली जाए, देश के अंदर खिलाड़ियों का जो अपमान एक प्रकार से जो हुआ था, जो बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था, तो जाट समुदाय भी जो है इससे नाखुश दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर जो है आप किस प्रकार की राय जो है रखना चाहते हो? देखो, जैसे आपने खिलाड़ियों के बारे में बात करी तो खिलाड़ियों का बैंक कहा जाता है हरियाणा को जी, कि हर फील्ड में वो बड़े से बड़े खिलाड़ी देते हैं। और वहीं दूसरी बात की जाए किसान आंदोलन की, जो महिला पहलवानों के साथ अपमान हुआ उसका गुस्सा तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में दिखाई दे ही रहा है। साथ ही जो किसानों के साथ अपमान हुआ उसका भी गुस्सा दिख रहा है, जिसका सीधा सीधा नुकसान आपको सीटों में भी दिख रहा है। हरियाणा वो स्टेट है जिसने 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी को 10 सीटें दी थी, 2019 में भी 10 सीटें दी थी, और इस बार कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे 7 से 8 सीटों का नुकसान कराता हुआ दिख रहा है। जैसे आपने जो आंकड़ा बताया उसमें बताया है कि 7 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ यहाँ पर 1 से या 2 सीटों पर भी सिमट सकती है। जी, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है ये और भी खिसक सकता है जब तक चुनाव होते हैं तब तक। दर्शकों, जैसे लिस्ट ए मैंने आपसे शेयर करी जिसमें
जिसमें 11 स्टेट थे। दूसरी लिस्ट सचिन जी ने आपसे शेयर करी जिसमें 10 स्टेट थे। वहीं अब तीसरी जो लिस्ट है वो आपसे आशीष जी शेयर करेंगे और बताएंगे कि जो तीसरी लिस्ट में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं उनमें क्या हाल चल रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी को वहाँ पर कितनी सीटें आ रही हैं। तो आशीष जी बताइए कि आपकी लिस्ट क्या कह रही है। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा अंडमान की। यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जहाँ पर 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी और इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सीट नहीं मिल रही है। यानी कि यहाँ पर ना खाता पहले खुला था ना इस बार खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, मैं बात करना चाहूँगा आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर टोटल 25 सीटें हैं लोकसभा की। 2019 में बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली थी और इस बार भी बीजेपी को इस पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि दूसरा स्टेट है जहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी सर। चलिए तीसरा स्टेट। सर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा चंडीगढ़ की। यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है, ठीक है, और यहाँ पर 2019 में बीजेपी को एक ही सीट मिली थी और इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं ये सीट भारी पड़ रही है और ये बीजेपी के खाते में नहीं आ रही है। तो सर अगर बात की जाए जैसा यहाँ पे आशीष जी ने एक सीट के आंकड़े जो है वो पेश किए चंडीगढ़ सीट पे, तो मैं यहाँ पे जो है एक सवाल मेरे मन में जो है आ रहा है और मैं आपसे पूछना जरूर चाहूँगा कि जिस प्रकार चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन उसके अंदर धांधली जो है बताई जा रही है विपक्ष के द्वारा, इसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको गलत करार दिया। तो आपको नहीं लगता कि इसके जो परिणाम है वो इस लोकसभा चुनाव की सीट को जो है इफेक्ट करने वाले हैं? वैसे सचिन जी मैं कह दूं आपको कि आप तो सवाल पूछेंगे ही और आपको सवाल पूछे बिना आपको मुझे लग रहा है पानी पे हजम नहीं होगा। आपके मन में जो सवाल आएगा आप तो बोलने ही वाले हैं जी। तो मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि जो धांधली हुई थी वहाँ की जनता जिससे नाखुश जरूर दिख रही है। दूसरा वहाँ पर आम आदमी फैक्टर भी है। आम आदमी पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व दिख रहा है, वो बीजेपी से मजबूत वहाँ पर दिख रही है। टक्कर होगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, लेकिन लगता है कि जो बाजी है वो आम आदमी पार्टी मान ली जाएगी। तो ऐसा ही कुछ सर्वे में दिख रहा है। लेकिन सर यहाँ पे जो है दर्शकों के साथ एक बात और साझा कर दो, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो वो अभी भी इसको विपक्ष द्वारा उठाया हुआ एक मुद्दा ही समझते हैं। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है उसको जो एक बार दर्शकों के साथ रखें आप कि किस प्रकार का जो इसके ऊपर मामला है उसकी सुनवाई हुई है, वो सब बातें जो है एक बार जो ऊपर की जो बातें हैं वो आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करें। देखो वहाँ पर जो बताया गया था कि वो कैमरे के सामने उन्होंने जो पर्चियाँ विपक्ष के पार्षदों की जो उन्होंने कैंसिल करी थी चुनाव की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सही साबित करते हुए और वहाँ पर आम आदमी और इंडिया गठबंधन की सरकार को स्थापित कर दिया है। ये खबर भी थी कि बीच में 3 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनमें से 2 पार्षद वापस से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद से मजबूती से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस का वहाँ पर मेयर बन गया है। जी। तो इसका जो है इफेक्ट तो आपको पता लग ही रहा होगा, जैसे अभी आशीष जी ने आंकड़े जो है पेश किए। ठीक है सर, अगर बात कर ली जाए आशीष जी, इसके बाद में नेक्स्ट जो आंकड़े हैं वो आप पेश करें कि किस स्टेट में कितनी जो है सीटें मिल सकती हैं। सर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की। ठीक है, यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को 2019 में 1 सीट मिली थी और इस बार भी बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। यानी कि बीजेपी को इस बार इस सीट पर कोई भी नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे आपने 4 स्टेट की बात कर चुके हैं, तो ये आपका पहला स्टेट है जहाँ बीजेपी खाता भी खोलते हुए दिखाई दे रही है। जी। मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा गोवा की। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को 2019 में 1 सीट मिली थी और इस बार बीजेपी ये सीट भी कहीं ना कहीं खोती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी ये सीट हार रही है। मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा लद्दाख के बारे में। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और 2019 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी और इस बार भी बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर भी बीजेपी का ना कोई नुकसान हो रहा है और ना कोई फायदा हो रहा है। जी सर। सर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा केरला के बारे में। यहाँ पर टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर 2019 में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी और इस बार भी बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। यानी कि साफ साफ है कि खाता ना पहले खुला था ना खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर। मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा लक्षद्वीप की। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जहाँ पर 2019 में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल पाई थी और इस बार भी
बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो खाता यहाँ पर भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर, मैं नेक्स्ट जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को 2019 में एक सीट मिली थी और इस बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले वहाँ पर दंगे हुए थे, महिलाओं का अपमान हुआ था। कुछ बोलना चाहेंगे सर आप उस पर हमारे दर्शकों को? देखो, मणिपुर का जो मुद्दा है वो इस टाइम राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा है। अगर विपक्ष किसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है तो वो पहला मुद्दा है मणिपुर और दूसरा है महिलाओं का जो मुद्दा है वो है पहलवानों का मुद्दा। यानी कि महिलाओं से रिलेटेड जो 2 मुद्दे हैं जो बीजेपी के नेताओं को जवाब देते भी नहीं बन रहा है। यानी कि बीजेपी नेताओं को भी देखे तो उनके पास भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो लगातार इस मुद्दे को गर्म करता हुआ दिखाई दिया है। देखा आपने हाल ही में भी देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा 2 यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, वो भी राहुल गांधी जी ने मणिपुर से स्टार्ट करी। इसका मतलब साफ साफ है कि विपक्ष भी चाहता है कि इस मुद्दे को जितना गर्म किया जा सके उतना गर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे के आधार पर वो भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी को पका सकते हैं। जी सर, तो वो पकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सचिन जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने अभी बताया कि राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करना भी मणिपुर से जो है उन्होंने स्टार्ट की थी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है उनके तमाम प्रकार के उठाए हुए मुद्दे जो एक कह सकते हैं कि एक सशक्त राजनेता बनने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि विपक्ष की भी अगर बात कर ली जाए और अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है अगर उसकी भी बात कर ली जाए तो ऐसे मुद्दे जो है चुनाव के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर जो है उठाए जाते हैं। क्योंकि आप भी देख रहे हो लगातार जो रैली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनके सिर्फ एक न्याय पत्र को सामने रखके जो कई बार जो उन पर हमला बोल चुके हैं, तो इसी प्रकार जो है विपक्ष द्वारा भी हमला जो है बीजेपी के ऊपर बोला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उठाया हुआ मुद्दा है जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये इस बार जो है साकार इनको करता हुआ दिखाई देगा? देखो, अगर आपने ऐसे पूछा कि भारत की राजनीति किस तरीके से रुख है, तो देखो अगर राहुल गांधी जी कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं वह उसी का तुरंत जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। अगर राहुल गांधी जी कोई बड़ा चेहरा नहीं होते भारत की राजनीति का तो उनके सवालों को भी इतनी प्रमुखता नहीं दी जाती। इसका मतलब है कि साफ साफ बीजेपी भी उनके सवालों को प्रमुखता दे रही है, तभी तो जवाब आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये चुनाव जो अभी शुरुआत हुई थी अभी चुनाव की, तो आपने देखा था कि जैसे ही राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं अगले दिन प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो राहुल गांधी जी कुछ जवाब देते हैं। कल ही एक अडानी अंबानी वाला मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी ने उठाया था उसका आज राहुल गांधी जी ने जवाब भी दे दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि तर्क और वितर्क दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि राहुल गांधी जैसे कहा जाता है बीजेपी का बिहाइंड द कैमरा या कैमरे के सामने कि राहुल गांधी जी उनके लिए मायने नहीं रखते, हम उनको सीरियसली नहीं लेते। सीरियस तो वो ले रहे हैं, तो सीरियस ले रहे हैं तो तभी एक दिन वो अगर कुछ बोलते हैं तो अगले दिन उस पर वो प्रतिक्रिया भी आ रही है। जी सर, मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मेघालय की। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को 2019 में यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पाई थी और इस बार भी बीजेपी का यहाँ पर कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। ठीक है जी, अगला स्टेट की बात कीजिए। सर, मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा मिजोरम के बारे में। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और बीजेपी को 2019 में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी और जैसा कि 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी वैसा ही इस बार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में भी बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सर, मैं नेक्स्ट स्टेट की बात करना चाहूँगा नागालैंड के बारे में। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और 2019 में बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी। जैसे कि 2019 में कोई भी सीट नहीं मिल पाई वैसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है, बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा पुडुचेरी के बारे में। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और बीजेपी को 2019 में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी और 2024 में इस बार भी बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि बीजेपी का इस बार भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर, मैं नेक्स्ट स्टेट की बात करना चाहूंगा सिक्किम की। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और 2019 में बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली थी और इस बार भी बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि बीजेपी का इस जगह भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर, मैं सी लिस्ट के सबसे लास्ट स्टेट की बात करना चाहूंगा, ये है तमिलनाडु। यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें हैं
और बीजेपी को 2019 में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली थी और इस बार भी बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो सर जैसा अभी आशीष जी ने जो लिस्ट दी थी, जो अपने बीच डिवाइडेशन हुआ था, उसका जो आंकड़े हैं वो पेश किए। लेकिन सर अगर टोटल जैसे लिस्टों की हमने डिवाइडेशन कर ली तो दर्शक तो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सर एक सीधे आंकड़ों में मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस बार जो है बीजेपी को कितनी सीटें मिल पा रही हैं, जो ये सर्वे सामने निकल के है इसके आधार पर, तो वो आप रखिए दर्शकों के बीच। देखिए जो लिस्ट ए जो मैंने बताई थी दर्शकों को आपको, जिसमें 11 स्टेट थे, उसमें बीजेपी को 108 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी लिस्ट थी जो सचिन जी ने आपसे शेयर करी, तो लिस्ट थी बी, उसमें बीजेपी को 91 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो लिस्ट सी थी जो आशीष जी ने आपसे शेयर करी, उसमें सिर्फ बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इन सबको टोटल आंकड़ा किया जाए तो बीजेपी को देश में 201 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि राजस्थान और हरियाणा कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें सीटें और भी कम हो सकती हैं, यानी कि बीजेपी 200 से नीचे भी आ सकती है। और कहीं ना कहीं सर मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार का, तो वो दावा कहीं ना कहीं गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ये बात तो बिल्कुल सच है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 400 पार का दावा तो कहीं भी सच नहीं होता हुआ दिख रहा है। ये दावा तो सीधा सीधा गलत साबित होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी 200 सीटों पर निपटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं दर्शकों से ये साफ कर दूं कि ये आंकड़े सिर्फ बीजेपी पार्टी के हैं, ना एनडीए के नहीं हैं। एनडीए को इसमें 30 से 40 सीटें और मिल सकती हैं, तो बीजेपी का ये टोटल आंकड़ा 240 से 250 हो सकता है। लेकिन सर अगर बात की जाए यहाँ पे 2019 की बीजेपी की सीटों की, तो वो भी जो है एक बार आप दर्शकों के साथ साझा करते हैं कि कितनी सीटें जो 2019 में बीजेपी को मिली थी देश भर से। देखो अगर 2019 की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी को 303 सीटें देश भर से मिली थी, तो इस बार सीधा सीधा 102 सीटों का नुकसान होता हुआ बीजेपी को दिख रहा है, जो कि एक बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए साबित होगा देश में। और अगर इसी आंकड़ों को आधार लें हम, तो साफ पता चल रहा है कि इस बार बीजेपी जो जादुई आंकड़ा होता है 272, उस तक भी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो दर्शकों ये थे कुछ आंकड़े जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इन आंकड़ों की हम या हमारा चैनल जो है वो इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन जो आंकड़े वायरल हो रहे हैं जिस वजह से जो हमने आपके साथ साझा किए, और ये साझा करने जरूरी भी हो जाते हैं ताकि आपसे जो है हमारा जुड़ाव लगातार रहे। अगर आपको लगता है कि इन आंकड़ों में कुछ और ऊपर नीचे हो सकता है, बीजेपी को देश भर से जो सीटें हैं उनके अंदर और ज़्यादा अधिकता या कमी आपको देखने को मिल सकती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसके अंदर अपनी राय रख सकते हैं। और अगर बीजेपी 200 पर सिमटती है तो ये आंकड़े जो हमने बताए हैं, जो स्टेट वाइज आपके सामने पेश किए हैं, ये इसी प्रकार जो है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में अभी फिलहाल हमारे जाने का वक्त हो गया है। तो मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम जी। ये नए मेहमान जो हमारे साथ थे आज की इस वीडियो में, ये थे आशीष जी। अभी फिलहाल हमारा जो है जाने का वक्त हो गया है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और हमारी ये चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हम तक जो है आपका लाइक पहुंचाने का काम करें। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के साथ में एक सब्सक्राइब का बटन जो है वो भी दे रखा है यूट्यूब ने, आप उसको दबाकर जो है हमारी वीडियो रेगुलर देख सकते हो। उसके साथ जो एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।